तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। मगर ये देश करोड़ों युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। देश लोकसभा चुनावों के बीच है। राम मंदिर से लेकर जाति जनगणना तक जरूरी नहीं हर मुद्दे का संबंध आपसे हो, लेकिन एक चीज है जिसका प्रभाव हर इंसान पर पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था। इस चुनाव में भी एक तरफ अगले 5 साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत बनाने के सपने दिखाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी की हकीकत आईना दिखा रही है। ऐसे में इंडिया टुडे ने इन बयानबाजियों से दूर रहकर आर्थिक मापदंडों पर मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश की। इस कवर स्टोरी में हम आपको डेटा के जरिए बता रहे हैं कि किस सेक्टर में मोदी सरकार नाकाम रही और किस में कामयाब। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। जीडीपी से लेकर नोटबंदी तक अर्थव्यवस्था के लिहाज से हमने 20 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। इसकी शुरुआत करते हैं जीडीपी से। हमारा विश्लेषण कहता है कि जीडीपी के मामले में मोदी सरकार कामयाब रही है। जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभाली थी, तब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब ये करीब 3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी के साथ 5वें नंबर पर है। वित्त वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान इकोनॉमी गर्त में पहुंच गई थी। इस पूरे वित्त वर्ष में जीडीपी दर -5.53% थी, लेकिन इसके बाद इकोनॉमी ने वापसी की और 2022 में जीडीपी ग्रोथ रेट 9% पर पहुंच गई। FY 2023 में ये 7.2% रही और FY 24 में 7.3% रहने का अनुमान है। मंदी और युद्ध की चुनौतियों के बावजूद लगातार 2 सालों तक 7% से ज्यादा की ग्रोथ रेट अच्छा रिकॉर्ड और शुभ संकेत है। अभी तक की ग्रोथ सरकारी निवेश के दम पर हुई है। अगले 2 सालों में ये इसी गति से बरकरार नहीं रह सकती। सरकारी निवेश की जगह निजी निवेश लाना ही होगा। के शेप ग्रोथ में सरकार नाकाम रही है। एक तरफ संपन्न वर्ग के ज्यादा खर्च के चलते महंगे सामान की मांग में इजाफा हुआ है, तो वहीं आम लोगों के खर्च में कमी आई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स FY 2014 में 3.3% था, जो 2024 में बढ़कर 5.5% हो गया। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि पिछले 2 वित्त वर्षों में जो संपन्न वर्ग है, यानी कॉर्पोरेट से जुड़े हुए लोग, उनकी इनकम में दोनों साल 10% से ज्यादा का इजाफा हुआ, जबकि कम इनकम वाली कैटेगरी जैसे गांवों में खेती किसानी से जुड़े लोगों और शहरों में कामगार वर्ग के वेतन में या तो कमी आई या बढ़ोतरी नहीं हुई। कोविड पैंडेमिक की सबसे बड़ी मार अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर पड़े। ऑर्गेनाइज सेक्टर पर भी इसका असर हुआ, लेकिन उसने जल्दी वापसी कर ली। अगर आप देखें, कॉर्पोरेट में काम करने वालों की सैलरी बढ़ रही है, लेकिन शहरों में काम करने वाले मजदूरों की सैलरी कोरोना के बाद से नहीं बढ़ी है। इकोनॉमी पर इसकी असर की बात करें तो एक तरफ लोग ज्यादा अमीर हो रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों की आय नहीं बढ़ रही है। इसका एक एग्जाम्पल है, अगर आप देखें मार्केट में प्रीमियम गुड्स या महंगे सामान की डिमांड काफी बढ़ी है और मास मार्केट प्रोडक्ट्स या आम जन के सामान की डिमांड काफी कम है। इससे फ्यूचर में इकोनॉमी की स्टेबल ग्रोथ में दिक्कत आएगी और जिस के फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, इसका बैलेंस और बिगड़ेगा। अब बात करते हैं महंगाई की। महंगाई को कंट्रोल करने में मोदी सरकार आंकड़ों में कुछ हद तक कामयाब दिखती है। सरकार के दूसरे कार्यकाल में महामारी के साथ साथ रूस, यूक्रेन और पश्चिमी एशिया के देशों में युद्ध ने समस्याएं खड़ी की, लेकिन FY 2014 से 2023 के बीच कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5% पर टिका रहा। इससे पहले वित्त वर्ष 2004 से 14 के बीच औसत सालाना महंगाई दर 8.2% थी। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें खाने पीने की चीज़ों की महंगाई एक समस्या ज़रूर है। CPI में खाने पीने की चीज़ों का वेटेज 45% होता है। कृषि का प्रदर्शन भी खराब रहा है। बेरोजगारी की समस्या से निपटने में मोदी सरकार नाकाम रही है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 2018-19 में करीब 24% लोग नियमित वेतन पाने वाले नौकरियों में थे, जो 2022-23 में लगभग 21% पर आ गया। दूसरी तरफ जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं वो स्वरोजगार का कॉलम है। इसमें 2018 के मुकाबले करीब 5% की बढ़ोतरी हुई है, यानी स्वरोजगार वाले लोग बढ़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसमें ज़्यादातर लोग वे हैं जो रेहड़ी पटरी या चाय की दुकान लगाने वाले काम करते हैं, यानी इनकी गुणवत्ता पर एक सवाल जरूर है। हर साल
1 करोड़ से ज्यादा लोग वर्कफोर्स में शामिल होते हैं, लेकिन क्या स्टेबल नौकरियां जिसमें जॉब सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, पेंशन हो, क्या वो जॉब्स बढ़ रही हैं? इसका जवाब है नहीं। आंकड़े कहते हैं सैलरी पाने वाले लोगों का परसेंटेज कम हुआ है, जो कि अभी 21% है। बाकी 21% लोग मजदूरी का काम करते हैं और सबसे ज्यादा तादाद में लोग इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसकी मात्रा भी बढ़ रही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हकीकत ये है कि इसमें ज्यादातर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स और रेड़ी पटरी या चाय की दुकान लगाने वाले काम है, इसलिए इसकी क्वालिटी पर सवाल है। तो क्या सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट कम होना काफी है? यह सोचने का विषय है। सरकार की विनिवेश योजनाओं में भाग्य साथ नहीं दे रहा था, लेकिन 2 बड़ी घटनाओं ने उसके लिए उम्मीदों के दरवाजे खोल दिए। अक्टूबर 2021 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए 18,000 करोड़ की बोली लगाई। फिर मई 2022 में LIC में 21,000 करोड़ रुपए का IPO आया, जो अब तक का सबसे बड़ा IPO है। विनिवेश के बाद एक तरफ एयर इंडिया ने करीब 6 लाख करोड़ रुपए में 470 नए विमान खरीदने के ऑर्डर दिए। दूसरी तरफ LIC इस साल 17 जनवरी को पब्लिक सेक्टर की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई। सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट वित्त वर्ष 2024 में 61,000 करोड़ का था, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इसे पूरा नहीं कर पाएगी। कई कंपनियों को अभी विनिवेश का इंतजार है, लेकिन इसके अमल में चुनौतियां हैं। सरकार LIC से आगे नहीं बढ़ सकी है। अब तक छोटे मोटे सभी विनिवेश पहले ही किए जा चुके हैं। संपत्ति मुद्रीकरण यानी एसेट मोनेटाइजेशन के मामले में मोदी सरकार अपने लक्ष्य से काफी पीछे है। 2014 में सरकार बनने के बाद PM मोदी ने एक वादा किया था, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। उस समय उम्मीद की गई थी कि मोदी सरकार पब्लिक सेक्टर की कुछ संपत्तियों पर से कंट्रोल छोड़ देगी और उन्हें निजी हाथों में दे दिया जाएगा। इसके लिए पहले कार्यकाल में ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की। लक्ष्य रखा गया कि इसके जरिए वित्त वर्ष 2022 से 25 के बीच 6 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, लेकिन सरकार अपने लक्ष्य का सिर्फ 19% यानी 1.14 लाख करोड़ रुपए जुटाने में अब तक कामयाब रही है। कई मामलों में लगता है कि ठीक से विचार नहीं किया गया कि मुद्रीकरण की प्रक्रिया पर अमल किस तरह से होगा। कई परियोजनाओं में कई एजेंसियां शामिल हैं जिनका आपस में टकराव है। मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और शिपिंग में हुई बढ़ोतरी के आंकड़े गवाही देते हैं। रेलवे ने 2004 से 14 के बीच 14,985 किलोमीटर पटरियां बिछाई हैं, लेकिन मोदी सरकार के 10 सालों में करीब 26,000 किलोमीटर पटरियां बिछाई गई, यानी हर दिन 7.8 किलोमीटर। रेलवे में 2004 से 14 के बीच 5,188 किलोमीटर लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, लेकिन 2014 से 23 के बीच 37,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई 2014 में 91,287 किलोमीटर थी, अब 1,46,000 किलोमीटर है। हर दिन करीब 30 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। बंदरगाहों की बात करें तो यहां माल की कुल मात्रा 2013 की तुलना में 43% इंक्रीज के साथ अब 800 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है। इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में भारत अब 22वें स्थान पर है, 2014 में 44वें नंबर पर था। आंकड़े बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोदी सरकार का कामकाज उत्साहजनक नहीं रहा। यूपीए के शासन काल में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी औसतन 16% थी, लेकिन तब से ये या तो गिरा है या इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। सरकार ने 2025 तक इसे 25% पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी ये होता मुमकिन नहीं दिख रहा। राजकोषीय घाटे के केस में सरकार ने संतुलन बनाने की कोशिश की और कुछ हद तक इसमें सफल भी हुई। आसान शब्दों में कहें तो राजकोषीय घाटा सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर होता है। सरकार के लिए इसमें सबसे बड़ी मुश्किल कोरोना महामारी के समय खड़ी हुई, जब सरकार की कमाई काफी कम हो गई। इसी के चलते वित्त वर्ष 2021 में राजकोषीय घाटा बढ़कर 9.3% पर जा पहुंचा, लेकिन बाद में इसमें सुधार हुआ। 2022 में ये 6.7% और 2023 में 6.4% रहा। हालांकि यह भी पिछले दशक के 4 से 4.5% के दायरे से काफी ज्यादा है।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मोदी सरकार ने कोविड महामारी के झटके से निपटने के लिए फिजूल खर्ची के बजाय राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने का फैसला किया। बाद में अर्थव्यवस्था को इसका फायदा मिला। निजी निवेश के मोर्चे पर मोदी सरकार नाकाम रही है। एक तरफ सरकारी निवेश में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, लेकिन निजी क्षेत्र सुस्त है। वित्त वर्ष 2015 में कुल सरकारी निवेश 5.6 लाख करोड़ रुपए का था, जो वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ हो गया। दूसरी तरफ निजी निवेश 2013-14 में 2.2 लाख करोड़ का था, लेकिन 10 साल बाद भी यह 2022-23 में 2.6 लाख करोड़ ही है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, हरी लाइन निजी पूंजीगत व्यय को दर्शा रही है और नीली लाइन सरकारी पूंजीगत व्यय को दिखा रही है। भारत सरकार का पूंजीगत व्यय 20 साल के उच्चतम स्तर पर है। हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी के मामले में मोदी सरकार कामयाब दिख रही है। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद लक्ष्य रखा गया कि एक दशक में ग्रीन एनर्जी की क्षमता 100 गीगावाट तक पहुंचाई जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार अब ये क्षमता 74 गीगावाट प्रति वर्ष है। 2014 में यह आंकड़ा सिर्फ 2.6 गीगावाट था। भारत अपने दम पर अब हर साल करीब 10 से 12 गीगावाट सोलर एनर्जी बढ़ाने में सक्षम है। टारगेट रखा गया है कि 2023 तक ग्रीन एनर्जी की क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचाई जाएगी। एक मुद्दा जो अब हर चुनाव में सुनाई देता है वो है किसानों की आय दोगुनी करने का वादा। फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। तब खेती किसानी से जुड़े प्रति परिवार की औसत मासिक आय करीब 8,059 रुपए थी। दिसंबर 2022 में संसद में पेश एक रिपोर्ट बताती है कि अब किसानों की औसत मासिक आय 10,218 रुपए प्रति परिवार पर पहुंची है। वास्तविक आय दोगुनी करने के लिए कृषि उपज की कीमतों में 10% से ज्यादा की दर से ग्रोथ जरूरी थी, लेकिन यह सिर्फ 2.5% तक ही बढ़ पाई। कृषि मंत्रालय को 2022-23 में 1.26 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो 2013-14 के आवंटन का करीब 5 गुना है। इन सब के बावजूद 2023-24 में फार्मिंग सेक्टर के सिर्फ 1.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत की साख दुनिया भर में ऊंची हुई है और मोदी सरकार के लिए ये एक बड़ी कामयाबी भी है। 2016 में लॉन्च यूपीआई ने लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में एक बड़ी सहूलियत दी और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 2018 में करीब 21 अरब डिजिटल ट्रांजैक्शन होते थे, जो 2023 आते आते करीब 135 अरब तक पहुंच गया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के अनुसार 2023 में कुल 182 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन सिर्फ यूपीआई से हुए। अब बात करते हैं मोदी सरकार के बड़े कदमों में से एक नोटबंदी की। तो इस मोर्चे पर मोदी सरकार नाकाम रही है। 2016 में जब नोटबंदी हुई तो सरकार ने इसके 3 फायदे गिनाए। पहला, काले धन पर वार, दूसरा, भ्रष्टाचार पर चोट और तीसरा, आतंकवाद के खिलाफ जंग। बाद में डिजिटलाइजेशन को भी एक फायदे के तौर पर गिनाया जाने लगा। लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि यूपीआई आने से इकोनॉमी में डिजिटलाइजेशन तो हुआ, लेकिन कैश ट्रांजैक्शन कम नहीं हुआ। 2016 में जब नोटबंदी हुई तब करीब 18 लाख करोड़ की करेंसी चलन में थी। 1 अप्रैल 2024 तक ये 35 लाख करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा जब 99.3% कैश वापस आरबीआई के पास पहुंच गया तो काले धन पर चोट करने वाली बात भी हवा हो गई। नकदी और काले धन को लेकर सरकार का अनुमान और समीकरण पूरी तरह से गलत था। नकदी तो काले धन का एक छोटा सा चेहरा है। जीएसटी के मामले में सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। इसे सरकार डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में एक बड़ा सुधार मानती है। इसमें स्टेट के 17 अलग अलग तरह के टैक्सेस को खत्म किया गया। टैक्स कलेक्शन में भी रिकॉर्ड टूटने लगे। फाइनेंशियल ईयर 2017 में हर महीने औसतन करीब 82,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो FY 2024 तक हर महीने करीब 166 लाख करोड़ के औसत पर पहुंच गया। कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार ने तो प्रयास किए, लेकिन इस सवाल पर आकर सुई अटक जाती है कि कितने स्किल्ड लोगों को नौकरियां मिल पाई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के तहत FY 17 और FY 23 के बीच लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग मिली, लेकिन उनमें सिर्फ 21,40,000 या परसेंटेज में बात करें तो 20% को ही नौकरी मिल पाई। टैलेंट असेसमेंट कंपनी वीबॉक्स की रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग डोमेन में करीब 4.25 लाख परीक्षार्थियों में से करीब 50% ही बेहद रोजगार योग्य पाए गए, यानी बाकियों के कौशल में भी कमी देखी गई।
कल्याणकारी योजनाओं के मामले में सरकार कामयाब दिखती है। नल से जल, रसोई गैस कनेक्शन, सबके लिए घर और हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराने सरीखे कार्यक्रमों में मोदी सरकार को कामयाबी मिली है। आंकड़े इसी ओर इशारा करते हैं। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए गए। स्वच्छ भारत योजना के तहत 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बने हैं। हर घर नल से जल योजना के तहत 14 करोड़ 67 लाख घरों में नल का पानी पहुंचा और पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 60 लाख गैस कनेक्शन दिए गए। इसके अलावा भी कई योजनाओं के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हेल्थ सेक्टर के भी आंकड़े बेहतरी की ओर संकेत करते हैं। पिछले 10 सालों में 77,298 करोड़ रुपए के खर्च से 6 करोड़ लोगों का इलाज हुआ। निर्यात यानी एक्सपोर्ट लंबे वक्त से भारत की दुखती रग है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट जहां जीडीपी का 25% था, वहीं 2022 में घटकर 22.8% पर पहुंच गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के मुताबिक 2023 में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.8% थी। FY 2016 में भारत का निर्यात करीब 262 अरब डॉलर का था, जो 8 सालों में 437 अरब डॉलर तक ही पहुंचा है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को वर्ल्ड पैरामीटर के हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने और नए बाजार तलाशने की ज़रूरत है। भारत को इस दिशा में वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे एशियाई देशों के साथ साथ पड़ोसी बांग्लादेश से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। बैंकिंग क्षेत्र में मोदी सरकार के काम को अच्छा माना जा रहा है। मार्च 2010 में जो NPA 60,000 करोड़ था, वो 4 साल बाद मार्च 2014 तक 3 गुना बढ़कर 2 लाख करोड़ पहुंच गया। मार्च 2018 तक ये और बढ़कर 10.2 लाख करोड़ रुपए जितना भारी भरकम हो गया और इसमें पब्लिक सेक्टर के बैंकों का हिस्सा 80% था। इस सबसे बैंक कमजोर हुए और उनकी कर्ज देने की क्षमता पर असर पड़ा। इसके बाद बैड लोन में कमी लाने के लिए भी कई उपाय किए गए। 2023 के अंत तक ग्रॉस NPA घटकर 4.85 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसके लिए बैंकों की ओर से कर्ज वसूली के साथ साथ कुछ बड़े राइट ऑफ्स भी किए गए। कई बैंकों को मर्ज भी किया गया। आज केवल 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। 2017 में ये 27 थे। कोविड महामारी के दौरान सबसे बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्र था MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग। कंज्यूमर डिमांड और नकदी की कमी के कारण अनेक यूनिट्स बंद हो गए। इनके कारोबार को चलाए रखने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, जैसे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम और छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट। अभी तक करीब 2.5 करोड़ MSME ने सरकार से लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया है। हालांकि इस क्षेत्र की चुनौतियों का कोई अंत नहीं दिखता। जहां इस क्षेत्र पर पश्चिमी बाजारों की मंदी से चोट पहुंची है, वहीं रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने मांग कमजोर कर दी है। इस क्षेत्र के दबाव का पूरी तरह पता नहीं चलता। इसकी एक वजह यह भी है कि इसके आकार को लेकर सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तो ये थी कहानी मोदी सरकार के कार्यकाल की। आर्थिक दृष्टि से हमने हर सेक्टर का हाल आपको बताया। इंडिया टुडे हिंदी कवर स्टोरी के जरिए ऐसी ही डिटेल स्टोरीज आप तक लाता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा नाम धनंजय है। शुक्रिया।